आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में। इससे पहले हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में पढ़ा था। एंग्लो नॉर्मन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाता है क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये। तो आप आज का वीडियो ध्यान से देखें और साथ के साथ नोट्स भी बना लें आपको जहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में, क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो 1066 एडी में 7000 नॉर्मन सोल्जर्स ने इंग्लिश चैनल पर अटैक कर दिया था। और इसके बाद इंग्लैंड में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल ये सब चेंजेस आए। तो ये नॉर्मन लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर हमला किया, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। उस टाइम के लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग होती है एक ट्राइब से जो इंग्लैंड पर हमला करने आई थी, वाइकिंग्स। पहले ये फ्रांस गए थे, वहाँ के जो नॉर्दर्न पार्ट थे वहाँ पर ये लोग रहने लगे थे। फ्रांस के लोग ने क्या किया, इन्हें उन्होंने स्टे दे दिया। वो इन्हें नॉर्मन्स कह के बुलाते थे क्योंकि लड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट भी थे, इसलिए उस टाइम के जो फ्रांस के किंग चार्ल्स थे उन्होंने इनको स्टे करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा एरिया दे दिया नॉर्थ के अंदर, और उस एरिया को बोला जाता है नॉर्मेंडी, तो इसलिए इनको नॉर्मन्स बोला जाने लगा। 1066 में एडी में जो नॉर्मेंडी किंग हैं विलियम फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड पर हमला करने का सोचा। तो 7000 सोल्जर्स को लेकर वो चल दिए इंग्लैंड की तरफ। उस समय वहाँ पर जो सबसे पावरफुल एरिया था वो था वेसेक्स, और वहाँ का किंग था हैरोल्ड गॉडविंसन। अब ये 7000 लोग मिलकर क्या करते हैं, इंग्लैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं। उस टाउन पे जहाँ पे इन्होंने अटैक किया था उसका नाम था हेस्टिंग्स। तो ये जो वॉर है, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वॉर है, इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना। वहाँ पर क्या हुआ, जो आर्मी है उसके अंदर ये अफवाह फैल गई कि जो गॉडविंसन है वो मारा गया, क्योंकि दोनों ही किंग काफ़ी पावरफुल थे। जो विलियम फर्स्ट था वो भी बहुत पावरफुल था और हैरोल्ड गॉडविंसन वो भी बहुत पावरफुल था, तो कोई भी हार नहीं रहा था। तो ऐसे में एक अफवाह फैला दी गई किंग विलियम वन की तरफ से। उसने बोला कि जो गॉडविंसन है वो मारा गया है। चारों तरफ जो ढोल नगाड़े हैं वो बजने लगे, और धीरे धीरे क्या हुआ, पैनिक स्टार्ट हो गया चारों तरफ कि गॉडविंसन मारा गया, हमारा किंग मारा गया। लेकिन जब गॉडविंसन ने देखा कि पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी शील्ड, जो उसका हेलमेट था, वो निकाल दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ। लोगों ने उसको मना भी किया, लेकिन उसने जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अपना मास्क उतार दिया। तभी क्या होता है, एक एरो आता है और उसकी आंख में सीधा लगता है। ही डाइड एट द स्पॉट। तो ये हुआ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। विलियम फर्स्ट जो था उसने क्या किया, विलियम कॉन्करर ने, पहले उसको एक्चुअली विलियम द बास्टर्ड बोला जाता था, लेकिन जब उसने ये बैटल जीता उसके बाद उसको विलियम द कॉन्करर बोला जाने लगा। उसने क्या किया, आते ही सबसे पहले जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको फ्रेंच लैंग्वेज से रिप्लेस कर दिया रॉयल कोर्ट में, क्योंकि अब रूलर बदल जाएगा तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें बदलेंगी। कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो भी क्या करती है, अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो विलियम द वन है उसने भी किया। उसने एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें चेंज कर दी। तो धीरे धीरे जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है उसका यूज़ कम हो गया, और नॉर्मन्स ने इंग्लिश के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज का यहाँ पर एक मिक्सअप कर दिया। तो इस तरह 1066 एडी के अंदर नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्कर किया। नॉर्मन फ्रेंच पीरियड वहीं से स्टार्ट हो गया, और उसे मेडाइवल लिटरेचर या अर्ली मिडल एजेस भी कहते हैं। यानी कि जो चौसर से पहले का टाइम था उसको, नॉर्मन्स वाला जो टाइम था उसको यहाँ पर मेडाइवल लिटरेचर की शुरुआत बोली जाती है। नॉर्मन यानी कि जो नॉर्थ के मैन, तो इंग्लैंड से पहले जब ये फ्रांस पर अटैक इन्होंने किया था, लेकिन फ्रांस ने ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, नॉर्दर्न पार्ट्स इनको दे दिए, जहाँ पर इन्होंने फ्रेंच वुमेन से शादी करी, वहाँ का कल्चर, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें सीखी, वहाँ के मैनर्स सीखे, और वही कल्चर्स, वही मैनर्स ये अपने साथ इंग्लैंड लेकर आए। लेकिन इससे ये नुकसान हुआ कि ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ बंद हो गया। 1066 एडी से 1200 एडी तक जो ऑफिशियल फ्रेंच लैंग्वेज है उसका यूज़ होने लगा। लोकल पीपल ओल्ड इंग्लिश तो यूज़ करते थे, लेकिन ऑफिशियली जो फ्रेंच थी वही यूज़ होती थी। तो इससे क्या हुआ, एक मिक्सचर हो गया, एक रिमिक्स जैसी सिचुएशन बन गई, और इससे एक नई लैंग्वेज निकल कर आई जिस लैंग्वेज को बोला जाता था एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद बेसिकली आया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इसे मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, लेकिन जो मिडल इंग्लिश पीरियड था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 1066 से लेकर 1500 एडी तक इसको माना जाता है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, सेकंड पार्ट है एज ऑफ चौसर एंड थर्ड पार्ट है एज ऑफ रिवाइवल। तो ये 3 पार्ट हैं मिडल इंग्लिश पीरियड के, जिन तीनों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड की ही बात करेंगे, बाद में अगले वीडियो के अंदर हम एज ऑफ चौसर एंड एज ऑफ रिवाइवल की बात करेंगे। तो अगर बात करें एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो मेजर इंसिडेंट हुआ था वही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का। किंग विलियम ने अटैक किया था इंग्लैंड के ऊपर, तो उसके बाद से जो इन्वेजन हुआ इंग्लैंड के ऊपर नॉर्मन्स का, वहीं से बेसिकली ये स्टार्ट हो गया। तो अब बात करते हैं इस टाइम पर जो लिटरेरी वर्क्स थे मेनली वो कौन कौन से थे, मेजर इंसिडेंट्स क्या क्या थे, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लैंग्वेज थी उसको 3 चीज़ों के अंदर बांट दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रीलिंगुअल सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो विलियम थे, जो किंग थे, और उनके जो नोबल्स थे वो तो फ्रेंच बोलते थे। चर्च में लैटिन बोली जाती थी, जो लिखा जाता था, जो रिचुअल्स वगैरह कंडक्ट होती थी वो लैटिन में लिखी जाती थी। और जो बाकी आम लोग थे, जो कॉमन लोग थे, वो एंग्लो सैक्सन लोग ओल्ड इंग्लिश का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज ट्रिलिंगुअल सोसाइटी यहाँ पर बन गई, फ्रेंच बोलने वाले, लैटिन बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। तो ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे क्या हुई, मिडल इंग्लिश के अंदर चेंज होने लगी, जिसको आम लोग बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है उसको एक ट्रांजिशनल फेज़ बोला जाने लगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जब ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे ख़त्म होती गई और मिडल इंग्लिश का धीरे धीरे जन्म होने लगा। तो लिटरेचर के अंदर तीनों लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस लोगों की राइटिंग्स में क्लियरली देखने को मिलता था। इसीलिए जो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर है वो एक कल्चरल ब्लेंड जैसा लगता था, जहाँ पर फ्रेंच भी है, लैटिन भी है और इंग्लिश भी है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर साइड बाय साइड चलती थी। तो इस तरीके से ये इसका एक मेन फीचर हम बोल सकते हैं। बाकी अगर बात करें लिटरेचर की खासियत की, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला इस टाइम पर एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के अंदर। ज़्यादातर फ्रेंच, लैटिन, ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट था, इन्हीं के अंदर लिखा गया था। फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से जो नाइटली एडवेंचर्स थे, जो भी कोर्ट लव वगैरह की थीम्स थी, ये काफ़ी पॉपुलर उस टाइम पर होती थी। उसके बाद रिलीजियस डोमिनेंस होता था, चर्च बहुत पावरफुल था उस टाइम पर, सभी लोगों को चर्च की बात सुननी होती थी, इसलिए जो लैटिन में बहुत सारे रिलीजियस वर्क्स लिखे गए। उसके बाद जो अदर वेराइटीज़ हैं जैसे कि क्रॉनिकल्स, सेंट लिव्स, रोमांसेस, बीस्ट फेबल्स या लिरिक्स, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर लैंग्वेज का ट्रांजिशन भी हुआ, जिसमें ओल्ड इंग्लिश धीरे धीरे क्या हुई, मिडल इंग्लिश के अंदर डेवलप होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, जो ऑडियंस है वो डिवाइड होने लगी, मतलब जो नोबल्स हैं फ्रेंच पढ़ते थे, स्कॉलर्स और क्लर्जीमैन लैटिन पढ़ते थे, और जो कॉमन लोग हैं वो सब इंग्लिश की ओरल स्टोरीज सुनते थे। तो यहाँ पर लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लैटिन हो, फ्रेंच हो या इंग्लिश हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लेंड रहा इनके लिटरेरी वर्क्स के अंदर। अब अगर बात करें एंग्लो नॉर्मन पीरियड के मेन लिटरेरी वर्क्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज़ क्रॉनिकल्स यहाँ पर आती है। जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के लोग थे वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। तो सबसे फेमस अगर क्रॉनिकल की बात करें तो जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ है, उसकी बुक है हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। इसके अंदर क्या है, जो ब्रिटिश किंग्स थे उनकी लेजेंडरी कहानियाँ, किंग आर्थर, उसको एक हीरोइक फिगर के रूप में दिखाना, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। तो यही वर्क था कि जो आर्थेरियन लेजेंड हैं उनके और रोमांसिस की फाउंडेशन बनाने के लिए जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। दूसरी चीज़, रिलीजियस राइटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा लिखी गई इस टाइम पर, क्योंकि चर्च का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था। रिलीजियस और मोरल टेक्स्ट लिखने का ट्रेंड काफ़ी कॉमन था उस टाइम पर, तो रिलीजियस चीज़ें उस टाइम पर लिखी गई। उसके बाद रोमांसेस बहुत ज़्यादा लिखे गए। सबसे जो कलरफुल चीज़ हम बोल सकते हैं उस टाइम की वो थी रोमांसेस। बेसिकली ये जो नाइट्स होते थे उनकी एडवेंचर की कहानियाँ, उनकी ब्रेवरी की, उनकी लव स्टोरीज़ की कहानियाँ। तो इनमें मेनली क्या होता था, जो कोर्टली लव है, लॉयल्टी है, हीरोइक डीड्स हैं उनकी, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। उस टाइम पर ट्रिस्टान एंड आइजलट एक ट्रेजिक लव स्टोरी थी। आर्थेरियन लेजेंड्स, जिसमें जो किंग आर्थर थे उनके जो राउंड टेबल के नाइट्स थे उनके हीरोइक एडवेंचर्स लिखे गए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी लोगों को, चौसर के ज़माने से पहले एक्चुअली। उसके बाद बीस्ट फेबल्स, तो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो है बीस्ट फेबल्स। सबसे फेमस एग्जांपल है रेनार्ड द फॉक्स, उनकी स्टोरी। तो इस स्टोरी के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टर्स के थ्रू
दिखाया जाता था स्टोरीज़ को, जैसे कि उनको जो एनिमल्स के मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाता था, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ दिखाई जाती थी वो ये कि ये इंसानों की तरह वीक होते हैं, और सोसाइटी के जो करप्शंस होते थे उनको हाईलाइट किया जाता था बीस्ट के अकॉर्डिंग, बीस्ट के रूप में। तो एक तरीके से ये सैटारिकल लिटरेचर था जिसमें इनडायरेक्टली ह्यूमन नेचर पे कमेंट किया जाता था एनिमल्स के थ्रू। तो बीस्ट फेबल्स भी काफ़ी फेमस थी एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के टाइम पर। उसके बाद लिरिक्स और अर्ली इंग्लिश पोइट्री। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के एंड तक इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा से लिटरेचर में वापस आने लगी थी 13th सेंचुरी के आसपास। काफ़ी ब्यूटीफुल लिरिक्स यहाँ पर लिखे गए थे। एक बहुत ही फेमस लिरिक्स है कुकू सॉन्ग या समर इज़ आइसमैन इन। इसमें समर सीज़न का सेलिब्रेशन किया गया है और ये एक म्यूज़िकल कंपोजिशन भी था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो इंग्लिश है वो फिर से लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में एमर्ज करने लगी। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड ने लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट डाला? सबसे पहली चीज़, इंग्लिश ग्रेजुअली मिडल इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म होने लगी। उसके बाद फ्रेंच और लैटिन से इंग्लिश वोकेबलरी काफ़ी एनरिच हुई। लॉ, रिलीजन, डेली लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स थे जो इसमें यूज़ किए जाते थे। लिटरेरी फॉर्म्स जैसे कि रोमांसेस, क्रॉनिकल्स, लिरिक्स। उसके बाद जो चौसर और मिडल इंग्लिश पोएट्स हैं उन लोगों के लिए इन चीज़ों ने ग्राउंड वर्क का एक क्रिएट किया, एक ग्राउंड वर्क दिया इनको। तो जो मेन चीज़ थी रोमांसेस, क्रॉनिकल्स एंड लिरिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। और ये एक पीरियड एक ट्रांजिशन लेकर आया जिसमें जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसने अपनी एक नई आइडेंटिटी भी यहाँ पर बनाई। तो अगर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ना होता तो शायद इंग्लिश लिटरेचर इतना डाइवर्स और रिच नहीं हो पाता जितना कि वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद हुआ। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड एक फैसिनेटिंग एरा था। सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था उस टाइम का, बल्कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन भी था। लिटरेचर में फ्रेंच एलिगेंस, लैटिन अथॉरिटी और इंग्लिश की सिंप्लिसिटी, तीनों का एक ब्लेंड उस टाइम पर देखने को मिला। और इसी फाउंडेशन के ऊपर बाद में जॉफ्री चौसर, लैंगलैंड, इन जैसे बड़े पोइट्स ने मिडल इंग्लिश लिटरेचर को गोल्डन एज बना दिया। तो इस टाइम पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी लिमिटेड राइटिंग थी। फ्रेंच डोमिनेशन इस एज में ज़्यादा था, राइटिंग बहुत लिमिटेड थी इंग्लिश के अंदर। फिर भी मेन हमने काफ़ी सारे वर्क डिस्कस करे। इसके अलावा जो ब्रूट है, स्टोरीज़ ऑफ लेजेंड्स हैं, लेमेंस का जो ब्रूट है काफ़ी फेमस है। तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंडर इसको लिखा गया था 1205 के अंदर। जॉफ्री मैनमथ, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेन, उसने क्या किया था, मेनली जो काम किया था किंग आर्थर को इन्वेंट किया था, उनके लेजेंड को, जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो एंग्लो सैक्सन हैं एक्चुअली उन लोगों से लड़ाई करी थी। तो किंग आर्थर को लेजेंड समझा जाता है, जिसको इंट्रोड्यूस कराया था जॉफ्री मैनमथ ने। उसके अलावा लिव ऑफ सेंट्स हैं, ये लिखा गया था सेंट एलेक्सिस के थ्रू। इसमें जो सेंट्स की लाइव हैं उनके बारे में बताया गया है, तो एक रिलीजियस हुआ। बाकी ऑर्मस ऑर्मुलम, ये भी एक रिलीजियस वर्क है, चर्च के जो मेन चीज़ें हैं उनके ऊपर बेस्ड है। बाकी कर्सर मुंडी काफ़ी फेमस वर्क है, राइटर अननोन है ऑल्दो इसका, बट ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है नॉर्मन पीरियड का। उसके बाद द आउल एंड द नाइटिंगेल एक डिबेट पोएम है, 2000+ लाइन्स हैं इसके अंदर, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है। रोमन डी ला रोज लेटर ऑन, जिसको चौसर ने ट्रांसलेट किया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का। तो ये मेन वर्क हैं, मेन इंसिडेंट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस टाइम पर लिटरेरी वर्क्स क्यों इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए फ्रेंच एंड लैटिन चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी। बाकी फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।